नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11, जिसके अंतर्गत आज टॉपिक है दोस्तों जलवायु। तो जलवायु के बारे में आज हम जानेंगे, जलवायु क्या होती है, जलवायु की विशेषता क्या होती है। वैसे आप बेसिकली सुनते हैं आज का मौसम ख़राब है, आज क्लाइमेट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मौसम और जलवायु के अंदर एक बेसिक अंतर ये होता है कि जो मौसम होता है वो साप्ताहिक या दैनिक होता है, यानी एक दिन का और 7 दिन में जो मौसमी अवस्थाएं होती हैं वो मौसम कहलाएगा। और जलवायु में कम से कम 50 सालों के अंदर जो मौसमी परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाता है। तो दोस्तों जो लंबे समय के लिए मौसम होता है 50 साल से ज़्यादा के लिए वो जलवायु होगी। और मौसम साप्ताहिक हो सकता है या दैनिक हो सकता है, यानी कम समय के लिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को, जो एनसीईआरटी की वीडियो दोस्तों आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब पे, तो अपने स्टेटस, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आओ शुरू करते हैं। अब दोस्तों एनसीईआरटी किताबें हैं तो काफ़ी तो रीड आउट करना पड़ता है। जो समझाने की जितनी भी चीज़ होगी तो मैं समझा दूंगा, और बाकी मोस्टली रीड आउट करना होता है। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो गर्मियों में वस्त्र होते हैं अलग होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं। यदि आप गर्मियों में थोड़ा शर्ट भी पहन ले तो भी आपको पसीना आ जाएगा, और सर्दियों में कैसे हम ठंड से ठिठुरते हैं। तो दोस्तों ये सारा जलवायु की वजह से होता है, मौसम परिवर्तन की वजह से होता है। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, इन सब का कारण दोस्तों हम इस टॉपिक में देखेंगे। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती है, और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो क्षेत्र बताएं इसने, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, जो उत्तरी पूर्वी राज्य, तो यहाँ अलग अलग जलवायु है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। और दोस्तों अलग अलग ऋतुओं में मौसम में भिन्नता पाई जाएगी, और ये भिन्नता मौसम के तत्वों, और दोस्तों मौसम में क्या क्या तत्व होते हैं आप बिल्कुल ध्यान रखिए। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौसम के क्या क्या फैक्ट होते हैं। तो मौसम में तापमान आएगा, वायु दाब, पवनों की दिशा व गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। तो मौसम में क्या क्या आता है, एक टेम्परेचर आएगा, वायु दाब आएगा, पवनों की दिशा और गति, आर्द्रता और वर्षण, ये सारी चीज़ें मौसम में शामिल होती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं मौसम क्या है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। और जलवायु क्या होता है कि लंबे समय में जो मौसमी परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में। ये दोस्तों मैंने बताया था साप्ताहिक हो सकता है या दैनिक हो सकता है, परंतु जलवायु में बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। तो दोस्तों जो जलवायु में बदलाव होता है बहुत धीरे धीरे होता है। आप जलवायु में बदलाव अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है, इससे तापमान बढ़ रहे हैं। पहले तो तापमान कम रहता था, आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जलवायु है, परिवर्तन है। अपने पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं, और आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। और मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से हैं जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। और भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है, ये भी एक फैक्ट लिखने योग्य है। भारत की मानसूनी है, जलवायु है उष्ण मानसूनी है। उष्ण मानसूनी क्यों है, तो दोस्तों उष्ण किसे बोलते हैं कि 23.5 डिग्री से लेकर भूमध्य रेखा तक जो क्षेत्र हैं, तो भारत का ज़्यादातर क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में है, और उत्तर में तो केवल ये उत्तर का विशाल मैदान ये आता है। तो इसको भी क्या है, उष्ण जलवायु में मान लिया जाता है, जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है।
ये सारा क्षेत्र जो दोस्तों 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है और सभी उष्ण मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। अब दोस्तों देखते हैं मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। तो मानसून जलवायु में किस प्रकार एक रूपता पाई जाती है और विविधता किस प्रकार पाई जाती है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। तो मानसून पवनों की व्यवस्था क्या करेगी, भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया है तो वहाँ एक तरह का एकता है क्योंकि क्लाइमेट एक जैसा है और क्लाइमेट से एकता प्रदर्शित होती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता की इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। और उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। तो दोस्तों अलग है, अलग होने की क्या वजह है, क्योंकि जो हमारा केरल और तमिलनाडु है ये भूमध्य रेखा के नज़दीक हैं, यानी इनका जो विस्तार है करीबन 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और उत्तर प्रदेश है 27-28 डिग्री पर स्थित है। तो दोस्तों अक्षांश से और देशांतर से काफ़ी जलवायु में परिवर्तन आता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है, लेकिन फिर भी दोस्तों इन राज्यों की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, मानसून प्रकार की जलवायु है। और भारत की जलवायु में एक मिनट दोस्तों आप चालू रखना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आपको। भारत की इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की हैं और भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा और ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आर्द्रता है, अलग अलग प्रकार की शुष्कता है और इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसे जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णित करेंगे। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें, ये देखते हैं। और गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। तो दोस्तों गर्मियों में क्या होता है, जो पश्चिमी मरुस्थल है, और पश्चिमी मरुस्थल में क्या है, पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का कुछ क्षेत्र आएगा। तो यहाँ दोस्तों टेम्परेचर क्या है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जाता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी मेन वजह ये है कि एक तो ये गर्मियों के अंदर जैसे जून जुलाई के अंदर सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा और कर्क रेखा कहाँ है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, करीबन यही क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर। और दूसरा यहाँ मरुस्थल है और मरुस्थल से क्या होता है, जैसे मरुस्थल की जो मिट्टी होती है, मरुस्थल के अंदर दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों मरुस्थल के अंदर आपको ध्यान रखना है बलुई मिट्टी पाई जाएगी। और बलुई मिट्टी क्या होती है, दिन में ज़्यादा गर्म होती है और रात में जल्दी ठंडी होती है, इस वजह से या तापमान भी ज़्यादा होता है और या ठंड भी ज़्यादा पड़ती है रात के अंदर। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेह कहाँ है दोस्तों, लेह हमारे लद्दाख के अंदर है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। वहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर है -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो मेन वजह टेम्परेचर गिरने की है, क्योंकि दोस्तों जो लेह है जो समुद्र तट से करीबन 6000 मीटर ऊंचा है। लेह कितना ऊंचा है दोस्तों समुद्र तट से, लेह है 6000 मीटर ऊंचा। और दूसरा जो लेह है वहाँ दोस्तों बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ हिमालय की वजह से है और ऊंचाई की वजह से यह टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अगला देखते हैं, राजस्थान के चूरू ज़िले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। तो मैंने बताया था दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण मरुस्थल और सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि दोस्तों ये एक ही रेखा पर है, जैसे 23.5 पर है तो करीबन ये भी तवांग भी 23.5 पे पड़ता है, तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। दोस्तों ये क्यों होता है, तो ये दोस्तों ऊंचाई से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि अक्षांश एक ही है तवांग का और चूरू का, लेकिन जो दोस्तों ऊंचाई है, जो तवांग ऊंचाई पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय का विस्तार है वहाँ पे,
और ऊंचाई की वजह से यहाँ टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि ज़्यादा हम जितना ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। और प्रत्येक 165 मीटर पर जाएंगे दोस्तों हम, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होगी। तो इस वजह से टेम्परेचर तवांग डिस्ट्रिक्ट में कम है और चूरू में ज़्यादा है। चूरू नीचे है दोस्तों, समुद्र तल से ज़्यादा ऊपर नहीं है ये। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास में भी तापमान गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम, ये जो केरल की राजधानी है, और चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ चेन्नई के अंदर 20 डिग्री 22 डिग्री। तो मेन वजह क्या है, ये ऐसे बता रहा है कि देशांतर, एक ही देशांतर पर है ये, लेकिन ऊंचाई की वजह से मैंने आपको बताया था ये ऊंचा है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, और ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है, और भूमध्य रेखा के नज़दीक है तो सूर्य की किरणें भी सीधी पड़ेगी। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवार अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। तो दोस्तों आप ऋतु में मत जाओ, केवल एक दिन का भी देखें हम 24 घंटे का, तो भी तापमान में काफ़ी चेंजेज आ जाता है। उदाहरण के लिए केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। दोस्तों केरल और अंडमान है, तो यहाँ क्या है, दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। तो मेन वजह है अंतर नहीं पाए जाने का, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक हैं, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ की दोस्तों मिट्टी है, तो इस टाइप की मिट्टी है कि वो जल्दी गर्म नहीं होती, जल्दी ठंडी नहीं होती। और दूसरा पानी नज़दीक है, यहाँ तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, तो तटीय क्षेत्र होता है, तो तटीय क्षेत्रों के अंदर जो रात को पानी बहुत टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, इस वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होता। किंतु थार मरुस्थल में दिन का तापमान, यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रात का तापमान हो जाएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया था आपको इसका कारण ऊपर। आइए अब हम वर्णन की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तो दोस्तों हिमालय में वर्षा कैसे होती है, आप जैसे अपने यहाँ होती है पानी के रूप में, तो वैसे नहीं होती है। तो वहाँ वर्षा होती है हिमपात के रूप में। जैसे अपने बर्फ़ के ओले पड़ते हैं उस समय हमेशा बर्फ़बारी के रूप में बारिश होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पानी बर्फ़ के रूप में ही है, और इतना ठंडा है, माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर, तो बर्फ़ के रूप में बारिश होती है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होती है। और इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है, वर्षा की मात्रा भी अलग अलग है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी स्थित मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा है 1080 सेंटीमीटर से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इससे खासी पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर, तो यहाँ जैसे पवने जाएगी खासी पहाड़ियों पर तो वह बहुत अच्छी वर्षा करती है, और यहाँ बारिश होती है 1080 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम के अंदर, भारत ही नहीं दोस्तों विश्व के अंदर। और राजस्थान में क्या है, जो जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसकी वजह राजस्थान में कम वर्षा होने का, जो अरावली पर्वतमाला, दोस्तों अरावली पर्वतमाला क्या है कि इसके समानांतर हैं, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर सागा जाती है, उसके समानांतर होने की वजह से यहाँ वर्षा कम होती है। और मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है। ये दोस्तों ये गारो पहाड़ियाँ, पहले हमने खासी पहाड़ियाँ देख लिया, अब गारो पहाड़ियों में तुरा है, वहाँ एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। तो कितना अंतर आ गया दोस्तों, 10 गुना अंतर आ गया। तो इसका अंतर भी मैंने आपको बताया था, जो क्लाइमेट की वजह, पहाड़ियों की वजह, मानसून का पहले पहुंचना बाद में पहुंचना, और अरावली पर्वत श्रृंखला होने की वजह से कम वर्षा होती है, और यहाँ गारो पहाड़ियों की वजह से ज़्यादा होती है। और उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
जबकि उत्तरी पूर्वी में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। विश्व में सबसे अधिक इसी क्षेत्र में होती है, मासिनराम में। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या हर 5वें दिन प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत और शुष्क रहता है। तो दोस्तों कितना फ़र्क आ रहा है। जुलाई अगस्त में गंगा का डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भाग में तीसरे और 5वें दिन प्रचंड तूफान आएगा, क्योंकि दोस्तों यह मानसून इस समय यहाँ आता है और मानसून भी टाइम के हिसाब से आता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से होकर निकलता है, तो पहले वर्षा तमिलनाडु में होती है, उसके बाद इस क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों ये मानसून के आने पर डिपेंड करता है। और देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। तो दोस्तों तो यहाँ तमिलनाडु में वर्षा शरद ऋतु में होने की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जब वो मानसून लौटता है नवंबर के महीने में, तब होती है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में हो जाती है तमिलनाडु में पहले, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून से होती है। तो उसको बोलेंगे हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं लौटते हुए को। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। इसलिए दोस्तों भारत की जलवायु को मानसूनी बताया गया है। और अब हम देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, और जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा है वायुदाब और पवन संबंधी कारक। तो दोस्तों जलवायु को मुख्य रूप से यही 2 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा करेगा वायुदाब और पवन संबंधी कारक भी इस क्लाइमेट को प्रभावित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक क्या हैं। अब दोस्तों स्थिति और उच्चावच संबंधी जो कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला है अक्षांश। तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जलवायु में अक्षांश से, जो हमने ऊपर भी चर्चा की थी, अभी और देखेंगे। अब भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है अक्षांशीय विस्तार। और जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, ये भी आपको पता है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। 97 डिग्री 25 मिनट 68 से। आप ये भी जानते हैं कि लगभग मतलब दोस्तों 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है और 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। आप ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, और इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत का उत्तरी भाग कहाँ पड़ेगा? शीतोष्ण में। शीतोष्ण किसे कहते हैं दोस्तों? जो उष्ण कटिबंध से ऊपर वाला क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंध में है भारत का ऊपर वाला भाग, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। 0 से 23 डिग्री उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। तो दोस्तों क्या उष्ण कटिबंध कहाँ है? भूमध्य रेखा के नज़दीक है बिल्कुल। इस वजह से सारे साल ऊंचे तापमान रहती हैं और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है, यानी टेम्परेचर का अंतर कम होता है। हमारे केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा से दूर है, जो यूपी, राजस्थान, तो यहाँ क्या है, दूर होने की वजह से और ऊंचा दैनिक तापमान होता है और वार्षिक ताप का अंतर भी होता है और विषम जलवायु। तो ये दोस्तों सब अक्षांश की वजह से है, क्योंकि जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है भूमध्य रेखा के नज़दीक है और ये भूमध्य रेखा से दूर है, इस वजह से ये अंतर होता है जलवायु में। अगला दोस्तों हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भी जलवायु को बहुत कुछ प्रभावित करता है, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हिमालय क्या करता है?
जो उत्तर में ऊंचा हिमालय है अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक, इस जलवायु का विभाजन भी करता है हिमालय पर्वत। और ये ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा करती हैं। तो दोस्तों ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री। तो दोस्तों साइबेरिया कोई ज़्यादा दूर नहीं है, चीन से थोड़ा ऊपर साइड में साइबेरिया मिलेगा आपको। तो साइबेरिया से क्या होती है, ठंडी पवनें आती हैं, तो उससे हिमालय पर्वत हमारी सुरक्षा करता है। और जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं 90 डिग्री पे, और मध्य और पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। चीन, साइबेरिया, रूस, यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन पवनों की वजह से, और हिमालय इन पवनों को रोकता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। और दूसरा हिमालय क्या करता है, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है इसको रोक के जो भारत में वर्षा करवाने में सहायक होता है उत्तर के विशाल मैदान के अंदर विशेष रूप से। और ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है, वहाँ भी वर्षा हिमालय की वजह से होती है। जल और स्थल का वितरण भी जलवायु को काफ़ी कुछ प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं जल और स्थल का वितरण किस प्रकार क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर हैं, हिंद महासागर तीनों और हो गया क्योंकि नीचे हिंद महासागर है, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही भाग है। और उत्तर की ओर ऊंची और अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है हिमालय, और स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये बात दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो इस वजह से क्या होता है, दक्षिण वाले क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, तो यह तापमान में विभिन्नता कम पाई जाती है। और जो उत्तर वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ स्थल हैं, बलुई मिट्टी है, तो पश्चिम का मरुस्थल है राजस्थान के अंदर, तो वहाँ बलुई मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इस वजह से रात में ज़्यादा ठंड पड़ती है और दिन में ज़्यादा गर्मी होती है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। और क्या होता है दोस्तों, वायुदाब में भिन्नता हो वो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण भी बनती है। दोस्तों ये पक्षी काफ़ी कलरव कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला दोस्तों कारण है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। ये किस तरह करेगी, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। दोस्तों जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ समान जलवायु पाई जाती है, क्योंकि समुद्र की वजह से जल जल्दी ठंडा नहीं होता है और जल्दी गर्म भी नहीं होता है, टाइम लगता है। इस वजह से दिन और रात के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। और अंदरूनी भाग है दोस्तों, जैसे उत्तर का विशाल मैदान हो गया, पश्चिमी मरुस्थल हो गया, ये भाग क्या होते हैं दोस्तों, समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु मतलब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और गर्मी भी रात में ठंड, दिन में गर्मी, इस टाइप की। ये सारे समुद्र तट की दूरी की वजह से हैं। अगला है, यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ मुंबई और कोंकण तट है, यहाँ एक जैसी जलवायु है। और दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों हमें फिर कपड़े भी उस हिसाब से पहनने पड़ते हैं। गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनो और सर्दियों में गर्म पहनो। लेकिन यहाँ जो तटवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ दोस्तों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं ये, क्योंकि ये निकर टाइप पहनते हैं और बिल्कुल हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी नहीं लगे इनको। उमस ज़्यादा होती है तटवर्ती क्षेत्रों में। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। दोस्तों जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये भी क्लाइमेट को प्रभावित करता है। ये किस तरह प्रभावित करेगा, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। सभी को पता है दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे तापमान घटेगा। और विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। और दोस्तों जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं मैदान की तुलना में जल्दी ठंडे होते हैं।
और उदाहरण के लिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं बिल्कुल, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दार्जिलिंग में कितना होता है 4 डिग्री। तो मेन वजह क्या दोस्तों, ऊंचाई है, क्योंकि समुद्र तल से दार्जिलिंग ज़्यादा ऊंचा है और जो आगरा है कम ऊंचा है। इस वजह से दोनों एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद यहाँ क्या जल्दी ठंडा हो जाएगा क्षेत्र, ऊंचा है, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस वजह से तापमान दार्जिलिंग में कम है और ये समुद्र तट से कम ऊंचा होने की वजह से आगरा में तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला कारण है जो जलवायु को प्रभावित करता है, उच्चावच। उच्चावच भी ऊंचे और नीचे ढाल होते हैं दोस्तों, उन्हें उच्चावच कहते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। तो दोस्तों भारत का जो भौतिक स्वरूप होता है वो किससे प्रभावित है? उच्चावच में क्या आएगा? तापमान है, वायुदाब है, पवनों की गति है, दिशा और ढाल की मात्रा वितरण को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवन अभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जून और जुलाई के महीनों के अंदर क्या होता है, जो पश्चिमी घाट और असम के पवन अभिमुखी ढाल हैं अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्यों करते हैं अधिक वर्षा प्राप्त? तो दोस्तों हम एक वर्षा वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसे ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, अब पश्चिमी घाट ये है, यहाँ दोस्तों ये तट है, ठीक है, तो यहाँ से दक्षिणी पश्चिम मानसून जाता है, तो बीच बीच में क्या करता है, ये जो पहाड़ी है पश्चिमी तटीय, तो ये ऊपर चढ़ेगा पहाड़ियों पे, तो पूरा ऊपर चढ़ नहीं पाता है मानसून, तो फिर वापस उतर के इसी क्षेत्र में वर्षा करते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। और उसी तरह आसाम में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी वर्षा का कारण ये है, क्योंकि आसाम में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पवनें ऊपर चढ़ती हैं, आर्द्रता से युक्त होती हैं और वर्षा करती हैं। जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार है, पवन विमुख की स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। और दोस्तों यहाँ इस पश्चिमी घाट का जो पूर्व का क्षेत्र है, पवन विमुखी ढाल, यहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसूनी पवनें हैं आर्द्रता से भरी हुई इस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती, और पहुँचती है तो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती हैं। इस वजह से जो पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पर कम वर्षा होती है, दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त होती है। तभी दोस्तों देखो एक मानसूनी सागर इस साइड चली गई और बीच वाला क्षेत्र सूखा रह जाता, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, वहाँ फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो मेन वजह ये है। अब दोस्तों वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक देखते हैं। जो वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक कौन कौन से हैं? पहला है भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। तो देखते हैं दोस्तों भारत की जो जलवायु में पाई जाने वाली विविधता है उसको समझने के लिए जो 3 प्रकार की क्रियाविधि है, तो कौन कौन सी क्रियाविधि है वो देखते हैं। पहली है वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण। जो वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक है उसमें वायुदाब और पवनों का धरातल पर वितरण किस प्रकार है, उससे भी जलवायु प्रभावित होगी। नेक्स्ट है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संहिताओं और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। तो दोस्तों जेट पवनें भी जलवायु को बहुत प्रभावित करती हैं। और जेट पवनें कब चलती है दोस्तों? जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में जेट पवनें चलती हैं, जो हमारे हिमालय के दक्षिण में से। और जो दूसरा मौसम होता है फिर पूर्वी जेट होती है, जो गर्मियों के मौसम में पूर्वी जेट चलती है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ से निकलती हैं। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संहिताओं और जेट प्रवाह के अंतर प्रवाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और नेक्स्ट है जो जलवायु को प्रभावित करता है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दिशाएं।
तो दोस्तों भारत में वर्षा होती है जो शीतकाल के अंदर किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों सवाल में पूछा जाता है कई बार कि शीतकाल में वर्षा किस प्रकार होती है। तो एक आएगा पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा दे देगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तीसरा दे देगा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही करना है पश्चिमी विक्षोभ। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय उदाब होते हैं, उससे भी जो वर्षा से अनुकूल दशाएं पैदा होती हैं। अगला है दोस्तों, उपर्युक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति से समझा जा सकता है। दोस्तों ये 3 कारक हैं, उससे शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो लंबा पड़ जाएगा वीडियो, क्योंकि दोस्तों लगभग आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। अब शीत ऋतु में जो मौसम की क्रियाविधि है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों फिर लंबा वीडियो होता है, फिर आपको भी देखने में काफ़ी असहज महसूस होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।